करें, सो प्लीज हम तो करेक्ट करने की कुछ बता तो रहे ना, कम से कम आवाम को उजागर कर रहे हैं ये बातें कि कहां कहां है। इसी वजह से मैंने आपको बताया, जो हमारे बैंकर भाई ने भी इस बात को तस्दीक की कि जब तक आपकी पॉलिसीज टैक्सेशन के हवाले से बेहतर नहीं होंगी तो आप आवाम से टैक्स लेते रहेंगे और अपने रईसों का ख्याल करते रहेंगे। दिस इज एन एलिटिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, हैज नॉट चेंज फॉर द लास्ट 60 years। टैक्स का इशू तो हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है, यू नो दैट। अच्छा, अब आइए आप बिजली की क्राइसिस के ऊपर। अच्छा, बिजली के क्राइसिस में इन्होंने कुछ इनहेरिट किया है ना। अच्छा, और एक टोपी ड्रामा चल रहा था जो ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत ने भी चलाया। टोपी ड्रामा ये कि तुमने उसका पेमेंट नहीं किया, उसने उसका नहीं किया, उसने उसका नहीं किया, उस तरह से सर्कुलर डेट का। और आपको ये मालूम है कि ये जो बिजली का क्राइसिस था, इसके अंदर सिर्फ हमारी कैपेसिटी का इशू नहीं था, देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी व्हिच वाज नॉट बीइंग यूज्ड, ऑफ कोर्स अ फ्रैक्शन, बट 10-20%। और इसका सबूत जब मिला था जब सरदारी साहब कराची आए थे और केईसी से बात की तो 4 दिन के लिए कोई लोड शेडिंग नहीं। हाँ, तो इसका मतलब कि कैपेसिटी थी, मगर क्योंकि पेमेंट्स नहीं हो रहे थे तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और अवाम जनाब सड़कों पर मुजाहरे कर रही थी और जल मर रही थी और बुरा हाल हो रहा था। तो इन चीजों में तो हुकूमत को कॉन्शियस होना चाहिए। तीसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हुकूमत, मैं तो समझता हूं कि इनका जो इकोनॉमिस्ट आया था ना, जिसको ये फाइनेंस मिनिस्टर बनाए, तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इनको बैठकर ये कहना चाहिए भाई नीचे से बताओ कि ऊपर मामला कैसे ठीक होगा। हर फाइनेंस मिनिस्टर आकर ये कहता है कि जी इंडस्ट्री ठीक करो, यूं करो, ये बताएं कि बेनिफिट्स दो। अरे यार, नीचे गरीब का भी तो सोचा करो ना, सिर्फ इंडस्ट्री ठीक कर करके तो ये हाल हो गया। बिजली का मसला तो ऐसा मसला है कि अगर वो हल नहीं होगा, इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी, तमाम लोग परेशान रहेंगे। मुझे ये बताइए, रेंटल पावर प्लांट्स लेकर आ रहे हैं, फेवर में आप इस चीज की आपने स्टडी किया है कि फीजिबिलिटी बनाई है कितना फीजिबल होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि रेंटल पावर प्लांट्स के ऊपर जहां पीपल्स पार्टी हर जगह कोई कदम उठाती है तो लोग कहते हैं पैसा खाया जा रहा है। ये तो हर हुकूमत के साथ कहा जाएगा कि साहब पैसा खाया जा रहा है। रेंटल पावर प्लांट्स की पहले तो ये हुकूमत तय कर ले कि जनाब ये टोपी ड्रामा खत्म करेगी। जब टोपी ड्रामा खत्म करेगी तो आपका अब तकरीबन खत्म हो गया मेरे ख्याल से, अब रहा नहीं, तो आपकी जो स्पेयर कैपेसिटी है वो काम में आ जाएगी, नंबर 1। अब दूसरी जरूरत ये है कि रेंटल पावर प्लांट्स, अच्छा रेंटल पावर प्लांट्स के हवाले से अगर ये ट्रांसपेरेंसी रखें, जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनसे बार बार लिख लिख कर पूछ रही है गवर्नमेंट से कि भाई जो तुमने जिस बेसिस पर ये मंगाया है इसको, इसके डॉक्यूमेंट्स ओपन करो, तो ये ओपन भी नहीं हो रहा है। जब ओपन नहीं होंगे डॉक्यूमेंट्स तो मैं और आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि एवरीथिंग। गुलाम साहब क्यों नहीं, एक और बात मैं आपसे कह रहा हूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 2-3 बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर मेजर लॉसेस के अंदर चल रहे हैं। PIA है, स्टील मिल है ना। स्टील मिल के अंदर देखो, अगर ये जो पुराने क्राइसिस है उनको तो मान लिया, स्टील मिल के अंदर अपना स्टॉक और अपना पैसा काफी था जब ये हुकूमत आई, बिल्कुल बिलियंस ऑफ रुपीस का डिप्लेशन हुआ है, और बिलियंस ऑफ रुपीस का डिप्लेशन हुआ है ना। तो मैशत तो बैठती चली जाएगी ना जब आप ये सारे करप्शन स्कैंडल्स को छुपा छुपा कर और बंदा गुलाम साहब के स्टील मिल के हालात बेहतर हो गए थे और हमने देखा था कि पिछले 3-4 साल से प्रॉफिटेबल भी हो गया था स्टील मिल, और एकदम से उनके पास लोहा खरीदने का पैसा नहीं है। नहीं देखें, आई एम सॉरी, स्टील मिल के अंदर एक इंटरनेशनल आयरन का जो बूम आया था चाइना की वजह से, वो अब इंटरनेशनल मार्केट में वो इस वक्त आयरन की वो कैपेसिटी वो पोजीशन नहीं है जो आज से 2 साल पहले थी, ठीक है। लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं दरअसल जो एक बार बात हो रही है और ख़ासतौर से हमारे तारिक साहब की तरफ से, ठीक है, कच्ची आबादियाँ जहाँ मैं छोड़ गया था, कच्ची आबादियाँ हमारे यहाँ 12-13 बरस से कभी किसी को लीज नहीं किया गया था या उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही थी। पिछले साल सवा साल के अंदर सिर्फ कराची की अगर मैं बात करूँ तो 48 कच्ची आबादियाँ इस वक्त रेगुलराइज हो चुकी हैं, ठीक है। और देयर आर 152 मतलब 200 का एक टारगेट था जिसको इस फिस्कल ईयर तक खत्म करना था। 152 कच्ची आबादियां वो हैं जिनके पेपर्स पे बात हुई है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई है तो मैं सिर्फ सिंध की अगर बात करूं तो सिंध में 40,000 एकर्स जो है, 40,000 एकड़ जो है वो किसानों में बांटी गई है इस साल, और इसकी रिपोर्ट जो है वो सिंध असेंबली की जो रिपोर्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तीसरी बात की आरिफ साहब ने, मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे बिफोर वी वाइंड अप द शो। रेंटल पावर प्लांट्स का जो इशू है, अगर ट्रांसपेरेंसी में इतना इशू आ रहा है और आप लोगों का जो है ईमान साफ है, आप लोग कह रहे हैं कि मुल्क की भलाई के लिए, तो इस इशू को पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आता और रिपोर्ट्स को जो है ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाया जाता? पार्लियामेंट में ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्पिरेसीज पैदा होती है ना कि फला के दोस्त को दे दी है, फला का ये दोस्त है, ये तो इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज आप लोगों की वजह से होती है क्योंकि आप लोग इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते, बदबू निकल जाएगी। रेंटल पावर के जो भी है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप इंटरनेशनल मार्केट से सोना खरीदते हैं ना, ये इंटरनेशनल चीज़ है,
ये आप ये नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो है वो 1000 रुपीज का है, 1500 रुपए में ले ले। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेशक 10,000 रुपए का हो, लेकिन आवाम को बताएं कि क्यों 10,000 रुपए का है, ताकि वो दूसरी स्टडी कर सके, ऑपोजिशन को चांस मिले कि वो दूसरे रेंटल पावर को देख सके कि वो हमें कितने का पड़ता है, ताकि पता चले कि आप लोगों ने जो सौदेबाजी की है वो सही है कि नहीं है। ये इसी इस पे शायद आपकी नजरों से नहीं गुजरा हो, नेशनल असेंबली में इस पर डिस्कशन हुआ था और जो पावर के जो मिनिस्टर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद ये हुआ था कि ये रेट्स हैं, और ये तकरीबन आज से महीने पहले की बात है कि इस रेट्स पे हम लेके आ रहे हैं, किसी और को इससे कम पे ला रहे हो वो ऑफर कर दें, हम उस पर दे देंगे। ये 1 महीने पहले की बात है। लेकिन जो एक्सेस कैपेसिटी है जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, जो आईपीपीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, वो अपनी कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जरदारी साहब जब कराची आते हैं तो केईएसी में अगले 4 दिन तक जो है लोड शेडिंग नहीं होती और कराची में लोड शेडिंग हल हो जाती है। इसका मतलब पावर जनरेशन कैपेसिटी आपके पास मौजूद है, लेकिन क्या ये कोई जानबूझ के अंडर यूटिलाइज करें ताकि पावर प्लांट्स आ सके? इसके बारे में मुझे अगर आप 1 मिनट दें। जी फरमाइए। दुनिया में कोई यूटिलिटी मोनोपोली इतनी बड़ी नहीं है जितनी केसी की है। केसी यहाँ कितना 1 करोड़ 70 लाख आबादी है, उसको एक कंपनी को आपने दे दिया मोनोपोली, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज गिवन टू वाबला और जो को। किसने दिया? कम से कम कराची में आपको 8 या 10 पावर कंपनी होनी चाहिए। किसने दिया? पहले से चला आ रहा है, आप बदले उसको। मैं जानता हूं ऐसे 10 लोगों को जिन्होंने पावर प्लांट्स लगाए और आज उनके बंद पड़े हुए, उनके शेयर्स देख ले, 1 रुपए 2 रुपए पे कोई नहीं खरीदता। वजह क्या है? आप इमेजिन करें, यू आर द ओनर ऑफ ए पावर प्लांट, आप पूरे जिंदगी की कमाई आपने लगा दिया। बायर कौन है? आपने बिजनेस मॉडल में हमेशा पढ़ा होगा, इफ यू हैव वन बायर यू आर इन ग्रेट रिस्क। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर। आपने प्लांट लगा लिया, आपको बेचना केसी को, अब आप उसके रहमो करम पे हैं, वो दे ना दे आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो कलेक्ट कर रहा है, थोड़ी सी चोरी उसकी हो रही है, लेकिन ही हैज ए कैश फ्लो, बट यू हैव नो कैश फ्लो, सो यू कांट बाय योर फ्यूल, सो योर कंपनी गोज बस्ट। इस वजह से यहाँ सारे प्लांट बने। अगर उनको चॉइसेस दे दी जाए, 10 कंपनियां अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मजीद टाइम नहीं है। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गुलाम साहब थैंक यू वेरी मच, और डॉक्टर आरिफ साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जो अवाम के इशूज हैं उन पर हम बात कर रहे थे, आप भी इस हवाले से हमें फीडबैक कर सकते हैं thepulse@businessplus.tv पर। कल का शो ना देखना भूलेगा, क्योंकि कल के शो में हमने अवाम से जाके बात की और उनसे पूछा है कि अवाम के मसाइल क्या है, और ये जो मुशर्रफ के ट्रायल की बात की जाती है कि ये अवाम का सबसे बड़ा मसला है, अगर ये नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस पर भी हमने बात की कि ये जो मुशर्रफ साहब का ट्रायल है ये कितना जरूरी है, और बाकी अवाम के क्या क्या मसाइल है उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।